हेलो गाइस, हमने अपने आदिकाल के 25 क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम 25 क्वेश्चन के आगे देखते हैं अपना 26वां क्वेश्चन आदिकाल से संबंधित। तो हमारा 26वां क्वेश्चन है कि शंकराचार्य के बाद, आदिकाल का 26वां हमारा क्वेश्चन है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली, इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष का दूसरा नहीं हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह उक्ति किसके संबंध में कही है? मतलब पहले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसके संबंध में यह कहा है? तो यह उन्होंने कहा है गोरखनाथ के संबंध में। ऑप्शन हमारा भी सही हो जाएगा। सरहपा हमारे आदिकाल के कवि हैं, आदिकाल के सिद्ध साहित्य हैं और रामानंद कबीरदास जी के गुरु थे और तुलसीदास जी राम भक्ति धारा से संबंधित हैं। आगे हम देख लेते हैं, इसी विस्तृत व्याख्या है। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ है। तो यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। दूसरा हम देखते हैं तुलसीदास जी ने क्या कहा है? गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग। या तुलसीदास की पंक्ति है। आगे हम देख लेते हैं सिद्ध साहित्य का विकसित और परिवर्तित रूप नाथ संप्रदाय है। नाथ संप्रदाय एक विशेष वेशभूषा धारण करते थे। जो नाथ संप्रदाय के लोग थे वो एक विशेष वेशभूषा धारण करते थे और उस वेशभूषा में क्या पहनते थे? मेखला, श्रृंगी, गूदड़ी, खप्पर, कर्ण मुद्रा, झोला आदि होते थे उनके साथ, और वे नाक ये कान छेद कर कुंडल पहनते थे, इसलिए उन्हें कनफटा योगी भी कहा जाता है। तो आपको एक क्वेश्चन और आपको याद रखना चाहिए कि कनफटा योगी के नाम से किसको जाना जाता है? तो नाथ संप्रदाय के लोगों को। आगे हम देखते हैं गोरख सिद्धांत संग्रह। गोरखनाथ की ईश्वर की संतान के रूप में संबोधित किया गया है। गोरखनाथ का समय डॉक्टर राहुल शंकरत्यायन ने 845 माना है। ये आपको राहुल शंकरत्यायन के अनुसार याद रखना है। गोरखनाथ की आगे हम रचनाएं देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी कितनी रचनाएं मानी हैं? द्विवेदी जी ने 28 रचनाएं मानी हैं, जिसमें कुछ ही प्रमुख हैं, जिसमें है अमनस्क योग है, पहली रचना है अमनस्क योग है। उसके बाद गोरक्ष कल्प है, गोरक्ष शतक है, गोरक्ष संहिता है, महार्थ मंजरी है, ज्ञानामृत योग है, योग चिंतामणि है, विवेक मार्दंड है और हठ योग है, हठ संहिता है। तो ये गोरखनाथ की रचनाएं हैं। आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 27वां है हमारा, डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण को मूल रासो मानते हैं? मतलब कि मूल रासो कौन से संस्करण को मानते हैं? तो हमारा ऑप्शन इसमें हो जाएगा डी, जो सबसे छोटा संस्करण है जिसमें 1300 छंद हैं, उसको दशरथ शर्मा व अन्य विद्वानों ने मूल रासो माना है। आगे हम देख लेते हैं कि इसने क्या क्या माना है। मथुरा दीक्षित के मध्य 7,000 प्रमाणित 7,000 छंद को प्रमाणित मानते हैं। तो 7,000 छंद को किसने प्रमाणित माना है? मथुरा दीक्षित ने। यह एक लघुत्तम रूपांतरण सर्वाधिक प्रमाणित मूल रासो मानते हैं। कौन मानता है? माता प्रसाद गुप्त और दशरथ शर्मा पृथ्वीराज रासो के लघुत्तम रूपांतरण को सर्वाधिक प्रमाणित मानते हैं। और मथुरा प्रसाद दीक्षित ने मध्य संस्करण 7,000 छंदों को प्रमाणित माना है और वृहत रूपांतरण जो 16,306 छंद को सर्वाधिक अप्रमाणिक एवं सर्वाधिक लोकप्रिय रहा है, जो कि अप्रमाणिक है और लोकप्रिय भी रहा है। आगे पृथ्वीराज रासो की रचना का चंदभाई दाई का जन्म 1168 में लाहौर में हुआ था और इनका वास्तविक नाम पृथ्वी भट्ट था। ये आपको याद रखना है कि इनका वास्तविक नाम क्या था? पृथ्वी भट्ट था। और पृथ्वीराज रासो में कुल 69 समय व सर्गों में विभाजित था, जिसमें आदि पर्व 10वां समय है। ये आपको याद रखना है। इनके कुछ महत्वपूर्ण पर्व दिए गए हैं जो आपको याद रखनी है। ये 10वां है। 20वां समय पद्मावती समय है, इम्पॉर्टेंट है। पद्मावती समय कौन सा है?
20वां और 57वां समय है कैमास वध, वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक मार्मिक समय रहा है और इस 61वां समय है कन उज्जय समय है, सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन सा है ये आपको भी याद रखना है। 61वां समय कन उज्ज समय सबसे बड़ा समय है और 65वां समय विवाह समय है और 69वां समय महोबा युद्ध समय है। माता प्रसाद गुप्त ने दशरथ ओझा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रमाणित माना है। अब हम इसमें देख लेते हैं किसने प्रमाणित और किसने अर्ध प्रमाणित माना है। तो माता प्रसाद गुप्त, दशरथ ओझा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना है, जबकि आचार्य शुक्ल, कविराज श्यामल दास ने इसे अप्रमाणिक माना है और इन माता प्रसाद गुप्त, दशरथ ओझा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रमाणिक माना है और रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामल दास अप्रमाणिक मानते हैं। श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णु पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानते हैं। तो ये हम देख लेते हैं किसने प्रमाणिक माना है, किसने अर्ध प्रमाणित और किसने अप्रमाणिक माना है। क्वेश्चन हमारा हो जाता है 27। इसके आगे हम 28 क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 क्वेश्चन है हमारा, विशलदेव रासो के संपादनकर्ता कौन है। विशलदेव रासो का संपादन किसने किया है। तो ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा सी, माता प्रसाद गुप्त और आगरचंद्र नाहर। यह 14वीं शताब्दी विक्रम में रचनाकार नरपत नाले हैं। विशलदेव किसकी रचना है तो यह नरपत नाले की रचना है। 14वीं शताब्दी है जो कि 4 खंड हैं, जो कि 4 खंडों में है। प्रथम खंड मालव नरेश भोज परमार की पुत्री राजमती का, सांभर नरेश विशलदेव विग्रह राज का वर्णन है। पहले खंड में ये है और दूसरे खंड में है विशलदेव रासो राजमती रूट कर उड़ीसा चले जाना से संबंधित है और तृतीय खंड में राजमती विरह वर्णन है और चतुर्थ खंड में अपने भोज राज द्वारा पुत्री राजमती को वापस ले आना और विशलदेव के द्वारा राजमती को चित्तौड़ वापस ले जाना है। पहले उनके पिता वापस ले आते हैं, फिर चित्तौड़ विशलदेव उन्हें लिवा ले जाते हैं। तो विशलदेव का प्रकाशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ये इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि हिंदी परिषद प्रकाशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद से प्रकाशित माता प्रसाद गुप्त आगरचंद्र नाहर द्वारा 1953 में संपादित किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अब क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। आगे हमारा 29 क्वेश्चन है, आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब इसमें एक ऑप्शन है जो सही नहीं है, बाकी 3 ऑप्शन हमारे सही हैं। तो ऑप्शन हमारा ए है कि पहेलियाँ और मुकरियाँ 2 सुखने हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध हैं, तो ये ऑप्शन सही है। आगे हम देख लेते हैं उनकी रचनाओं में खड़ी बोली भाषा बनाने का प्रयास रहा है, ये ऑप्शन भी हमारा बी ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं, हम अपना सी ऑप्शन देखते हैं, उन्होंने जनजीवन को घुल मिलकर काव्य रचना की है, तो ये ऑप्शन भी सही है। उनका लक्ष्य जनता का धर्मोपदेशक प्रधान मात्र था, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। उनका लक्ष्य धर्मोपदेशक नहीं था बल्कि मनोरंजन उपदेशक था। आगे हम देख लेते हैं इनका जन्म कब हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में एटा के उत्तर प्रदेश के पटियाली गांव में हुआ था और इनकी पहेलियां हैं, मुकरियां हैं, 2 सुखने हिंदी साहित्य प्रसिद्ध है। खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं। इन्होंने तूती ए हिंद या हिंद का तोता कहा जाता है, तो अमीर खुसरो की उपाधि दी जाती है तूती ए हिंद या हिंद का तोता और सितार के आविष्कारक माने जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं पहेलियाँ, मुकरियाँ, 2 सुखने और गज़ल। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है। क्वेश्चन नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति ने मैथिल कोकिल कहा है। तो रचना किस पद्धति के आधार पर शुक्ल जी ने विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा है, पदावली के आधार पर। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, पदावली के आधार पर। आगे हम इनकी रचनाएं देख लेती हैं विद्यापति की कौन कौन सी हैं। लेखनावली है इनकी रचना और पुरुष परीक्षा है, दान वाक्यावली है, दान वाक्यावली इम्पॉर्टेंट है।
गयापतलक है, वर्णकृत्य है, दुर्गा भक्ति तरंगड़ी है, गंगा वाक्यावली है। कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। गंगा वाक्यावली किसकी है? तो विद्यापति की है। ये आपको याद रखना है। आगे हम देख लेते हैं। अवहट भाषा में इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? कीर्तिलता कीर्ति पताका है, और मैथिली भाषा में पदावली है, और गोरक्ष विजय नाटक है। दुर्गा भक्ति तरंगड़ी विद्यापति के पिता गणपति ठाकुर की अधूरी रचना थी। ये आपको एक नया पॉइंट मिल जाता है कि जो दुर्गा भक्ति तरंगड़ी पुस्तक थी वो विद्यापति के पिता की थी, और वो अधूरा ग्रंथ था जिसको विद्यापति ने पूर्ण किया था। कीर्तिलता विद्यापति की पहली रचना मानी जाती है। किसको मानते हैं? कीर्तिलता को उनकी पहली रचना मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भृग भृंगी संवाद कहा है विद्यापति की कीर्तिलता को। आगे हम देखते हैं विद्यापति की पदावली की भाषा कैसी है? मैथिली भाषा है। पदावली की भाषा मैथिली है। यह एक गीत काव्य है। निराला जी ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने क्या कहा है पदावली के संबंध में? पदावली के श्रृंगारिक पदों को मादकता नागिन की लहर कहा है। इम्पॉर्टेंट कथन है। इस रचना के आधार पर विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है, और इसी रचना के आधार पर इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। इनकी उपाधियां हैं अभिनव जयदेव है, राजा शिव सिंह द्वारा प्रदत्त की गई थी। मतलब अभिनव जयदेव किसने कहा था? राजा शिव सिंह प्रदत्त ने। और कवि शेखर खेलन कवि, वयासंधि कवि, और कवि दशावतार, कंठाहार और दशावतार, ये इनकी उपाधियां थी। तो इनकी उपाधियां भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन हमारा 31 है। इनमें से कौन सा विवरण सही नहीं है? मतलब इसमें 3 सही हैं और 1 हमारा इसमें गलत है। तो हमारा ए ऑप्शन है कि सिद्धों की वाम मार्गी भोग साधना की प्रतिक्रिया में नाथपंथी हठ योग की साधना प्रारंभ हुई। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। बी ऑप्शन है जैन साहित्य आचार्य रास फागु रचित आदि शैलियाँ रचते थे। तो ये भी हमारा सही है कि जैन आचार्य जो थे वो अपनी रचनाएं रास में लिखते थे, फागु और चरित्र जैसी शैलियों का प्रयोग करते थे। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन प्रचार प्रसार किया। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, सी नहीं होगा, क्योंकि पूर्वी नहीं बल्कि ये जैन साधु पश्चिमी साहित्य में थे, पश्चिम के साइड में थे। तो हमारा ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी देख लेते हैं। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से उपजा था। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं अपना 32। इसकी विस्तृत व्याख्या देख लेते हैं क्या है। महावीर स्वामी जैन धर्म का प्रचार भारत की तीव्रता हुआ है। आरंभ इस प्रचार का बिहार, तिरहुत, अवध के कुछ सीमित क्षेत्र में था। मतलब पूरे क्षेत्र में नहीं था बल्कि सीमित क्षेत्र में था, अधिक या पश्चिमी क्षेत्र में था। और 12 वर्षों की लंबी अवधि तक भीषण अकाल की स्थिति के कारण सहस्त्रों जैनी सपरिवार जैन साधु भद्रबाहु के साथ मैसूर राज्य में श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर चले गए, और वहीं दक्षिण भारत में फैल गया था। और कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का केंद्र बना था। क्या था? कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का मुख्य केंद्र था, और यहीं पर धीरे धीरे गुजरात, कठियावाड़ से प्रसारित उड़ीसा के राजा खारवेल जैन धर्म के अनुयायी थे। तो उड़ीसा के राजा खारवेल क्या थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। प्रयास जैन धर्म का अद्भुत उत्थान रहा है। मतलब वही पश्चिम का क्षेत्र प्रभावित रहा है जैन साहित्य से। तो ऑप्शन क्वेश्चन हमारा 32 है। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही हिंदी काव्यधारा के प्रथम सृष्टा कौन है? तो ये पूछा जा रहा है कि हिंदी काव्यधारा किसकी पुस्तक है? तो हिंदी काव्यधारा है, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन की। हिंदी काव्यधारा राहुल सांकृत्यायन की है। आगे हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम सृष्टा हैं। तो
या किसने कहा? राहुल शंकराचार्य ने। और शुक्ल जी ने क्या कहा है? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी व प्रकृताभास कहा है। और अपभ्रंश राहुल शंकराचार्य ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? सरहपा को पहला कवि सिद्ध किया है। आगे हम देख लेते हैं अपना 32 क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है, इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि इस पुस्तक का महत्व ही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह कथन किसके संबंध में कहा है? तो या किसके संबंध में कहा है? ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, कीर्तिलता के संबंध में कहा है। और कीर्तिलता किसकी है? विद्यापति की रचना है। आगे हम देख लेते हैं, कीर्तिलता विद्यापति की ऐतिहासिक रचना है और कीर्तिलता को विद्यापति ने कहाड़ी कहा है। तो विद्यापति ने कीर्तिलता को क्या कहा है? कहाड़ी। ये आपको याद रखना है। कीर्तिलता कीर्तिपता का इनकी अवहट रचनाएं हैं। कीर्तिलता कीर्तिपता का अवहट में है, जिनके इनके आश्रय कीर्ति सिंह और शिव सिंह वीरता और उदारता का वर्णन किया गया है। विद्यापति, इनका समय देख लेते हैं, 1350 से 1450 इनकी रचनाएं हैं। भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, दान वाक्यावली, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगड़ी, गोरक्ष विजय, कीर्तिलता और कीर्तिपता का पदावली है। और वर्णरत्नाकर किसकी है? ज्योतिश्वर ठाकुर की है। तो ये आपको याद रखना है, ज्योतिश्वर ठाकुर। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर है 34 है, साधारण सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल विषयक यह कथन किसका है? मतलब आदिकाल का समय 1000 से 1400 ईस्वी तक माना है या 10वीं शताब्दी से 1400 माना है। तो यह किसका कथन है? यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऐसा किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्यकाल को आदिकाल कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और शुक्ल जी ने इसे क्या कहा है? वीर गाथा काल कहा है। राम कुमार वर्मा ने चारण काल की संज्ञा दी है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार वास्तव में आदिकाल ही एक ऐसा नाम है जिसे किसी न किसी रूप में साहित्यकारों ने स्वीकार किया है। तो यह किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल के संबंध में कहा है। आगे हम 35 क्वेश्चन देख लेते हैं कि चौपाई दोहे का सबसे पुराना शायद यही जो कुछ पुराना साहित्य पुराना साहित्य उपलब्ध, उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। यह सरहपा के विषय में किसने कहा है? तो यह सरहपा के विषय में किसने कहा है? हजारी या सरहपा के संबंध में किसने कहा है? ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आगे हम देख लेते हैं कि इनकी पंक्ति देख लेते हैं। सरहपा की पंक्ति है, पंडित दशल संत बखड़ई, देहरि रुद्र बसंत ना जाड़ई। या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि इन्होंने चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है जो पुराना साहित्य उपलब्ध है। उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने इस शैली में लिखना शुरू किया था। तो यह मत है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आगे हम क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है 36 कि चंदन, इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। मतलब 3 है और 1 नहीं है। तो चंदन वाला रास आशुक कवि की है, बिल्कुल सही है। स्थूलभद्र रास या उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर कवि की है और वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, जो कि सुमेलित नहीं है। स्थूलभद्र रास किसकी है? रेवंतगिरी रास की है। तो ये इनकी नहीं है, विजय सेन सूरी की। स्थूलभद्र रास किसकी है? रेवंतगिरी रास की है। आगे हम देख लेते हैं, स्थूलभद्र रास विजय सेन सूरी की नहीं है, बल्कि वह जिन धर्म सूरी द्वारा रचित रचनाकाल 1209 ईस्वी का है।
और विजय सेन सूरी ने 1231 में रेवंतगिरी रास की रचना की है। तो 1231 में किसने? रेवंतगिरी रास ने की है और विजय सेन सूरी ने 1209 में की है। या स्थूलभद्र जिनधर्म सूरी ने आशुक ने 1200 ईस्वी में। इनका ईयर इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। चंदनबारा रास का समय क्या है? तो या 1200 है। स्थूलभद्र रास 1209 जिनधर्म सूरी की है। विजय सेन सूरी रेवंतगिरी रास जो कि 1231 है पंडित दामोदर की है, जो उक्त व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध माना जाता है। और ज्योतिश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर जो कि 1324 है। इम्पॉर्टेंट हैं सारी रचनाएं, ये आपको याद रखनी है, आदिकाल से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। कुवलय माला कथा के लेखक कौन हैं? तो कुवलय माला कथा किसकी रचना है? आदित्यन सूरी की है। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, आदित्यन सूरी की है। आगे हम देख लेते हैं। कुवलय माला कथा आदित्यन सूरी की है और धर्मसूरी जम्बू स्वामी रासा की रचना। धर्मसूरी ने जम्बू स्वामी रासा की रचना सोमंत या सोम प्रभु सूरी कुमार पाल की रचना है। तो सोम प्रभु सूरी किसकी है? कुमार पाल की है। और धर्मसूरी जम्बू स्वामी रास की है। मुनिजिन विजय ने शालिभद्र सूरी भारतेश्वर बाहुबली रास की हिंदी जैन रास का आदि काव्य माना जाता है। किसको? मुनिजिन विजय ने शालिभद्र रचित भारतेश्वर। मुनिजिन विजय जो हैं उन्होंने शालिभद्र जी को उनकी रचना भारतेश्वर बाहुबली रास को जैन रास परंपरा का आदि कवि माना है। और कुवलय माला की रचना आदित्यन सूरी की है ने लाहौर में रहकर 778 ईस्वी के आसपास प्रकृति में लिखी है। तो ये आपको कुवलय माला आदित्यन सूरी याद रखना है। आगे हमारा 38 क्वेश्चन है। पुष्प या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? मतलब पूछ रहे हैं कि जो आदिकाल में पुष्य या पुण्य कवि थे उनको पहला कवि किसने माना है? तो उनको पहला कवि माना है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, शिव सिंह सेंगर ने पहला कवि माना है, जिनका समय था 7वीं। राहुल शंकरत्यायन ने इनका समय माना है 7वीं शताब्दी यानी कि 769 के आसपास माना है, जिनकी रचना सरहपा। इन्होंने राहुल शंकरत्यायन ने पहला कवि सरहपा को माना है, जिनका समय 769 है या 7वीं शताब्दी मानते हैं। और गणपतचंद्र गुप्त किसको मानते हैं? शालिभद्र सूरी को मानते हैं और इनकी प्रथम रचना है या गणपतचंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी की भारतेश्वर बाहुबली रचना है और उनको प्रथम कवि मानते हैं। गोरखनाथ गद्य लेखक का प्रथम कवि किसने माना है? तो मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को गद्य का प्रथम लेखक माना है। और रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो स्वयंभू को हिंदी का कवि किसने मान लिया है? रामकुमार वर्मा ने। आचार्य शुक्ल जी ने राजा मुंज को हिंदी साहित्य का आरंभकर्ता मानते हैं। क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 38। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? तो रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? वज्रयानियों से है। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, वज्रयानी सिद्ध। आगे हम देख लेते हैं। रत्नाकर जोपम कथा वज्रयानी सिद्धों में से बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था, जो कि एक हीनयान शाखा थी, दूसरी महायान शाखा थी। हीनयान शाखा से ही वज्रयान शाखा के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि रत्नाकर जोपम कथा वज्रयान सिद्धों से है और बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय थे, जिसमें एक था हीनयान और दूसरा था महायान। और यही हीनयान की शाखा को ही हम वज्रयान के नाम से जानते हैं। आगे हम देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के बढ़ते हुए तांत्रिक प्रभाव के चलते बौद्ध धर्म की एक नई शाखा के रूप में वज्रयान का विकास हुआ था और इसमें मंत्रों, तांत्रिक क्रियाओं, मोक्ष प्राप्ति का विधान प्रस्तुत है। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के कवियों और धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा गया उसे ही सिद्ध साहित्य कहा गया है। तो ये हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 39। आगे हम 40 क्वेश्चन देख लेते हैं।
जे हाल मिस्की मकुल तगाफुल दुराए नैन बनाए बतियाँ। इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? तो यह पंक्ति किसकी है? अमीर खुसरो की। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, अमीर खुसरो। आगे हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं अमीर खुसरो के संबंध में। अमीर खुसरो को तूती ए हिंद अर्थात हिंद का तोता कहा जाता है। इनकी रचनाएं अभी हमने देखी हैं पीछे, एक बार पढ़ लेते हैं ताकि रिवीजन हो जाए। खलिक बारी पहेलियाँ मुकुरियाँ दो सुखने गज़ल आदि हैं। और इनकी कबीर की पंक्ति क्या है कि जब मैं था तब हरि नहीं, तो जब हरि है तो मैं नहीं। रज्जब दादू दयाल के प्रिय शिष्य थे। तो रज्जब किसके? दादू दयाल के प्रिय शिष्य थे। रज्जब ने का एक दोहा है, दाई जैसा गुरु मिलया शिष्य रज बस्सा जाड़ है। आगे मलिक मोहम्मद जासी, इनका महाकाव्य है पद्मावत, जो कि 1540 में लिखा गया पद्मावत। और ये एक सूफी कवि थे। इनकी रचनाएं हैं अखरावट है, जो कि अखरावट है, और आखिरी कलाम है, कहरानामा है, चित्रलेखा। ये इम्पॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं। आगे हम क्वेश्चन 41 देख लेते हैं। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं। तो निर्भय भीम व्यायोग किसका है? रामचंद्र सूरी का है। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, रामचंद्र सूरी। यह एक कैसा ग्रंथ है? रूपक ग्रंथ है। यह कैसा ग्रंथ है? रूपक ग्रंथ है। भीम द्वारा वनवास में बकासुर को मारने की कथा है। तो इसमें कथा है बकासुर को मारने की। वनमाला नाटिका, मल्लिका मकरंद प्रकरण, यदुविलास नाटक, रघुविलास आदि इनकी अन्य रचनाएं हैं। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखनी है निर्भय भीम व्यायोग किसकी है, ये इम्पोर्टेंट है। इनका समय हम देख लेते हैं 1145 के है, 1145 के आसपास माना जाता है, और 1230 तक इनके 11 नाटक लिखे हैं जिन्होंने संस्कृत में। इनके गुरु का नाम था हेमचंद्र। इनके गुरु का नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 42। निम्नलिखित में से सिद्ध परंपरा की योगिनी नहीं है। मतलब इसमें 3 योगिनी सिद्ध साहित्य में थी। सिद्ध जो कि 84 थे, जिनमें से 3 योगिनी थी जो कि और एक नहीं है, जिसमें हमारी कनकलपा भी हैं, और ये कनकलपा भी हैं, और मणिभद्रपा भी हैं, लक्ष्मीकरा भी हैं, लेकिन पुतलिपा नहीं है। ये हैं सिद्ध साहित्य, मतलब सिद्ध साहित्य में ये एक वो कवि माने जाते हैं। सिद्ध साहित्य की परंपरा में थे, लेकिन ये योगिनी नहीं थे। पुतलिपा सिद्ध परंपरा के अंतर्गत 78वें सिद्ध योगी हुए हैं। तो ये कौन से थे? 78वें नंबर के सिद्ध योगी थे। मणिभद्रपा, कनकलपा, लक्ष्मीकरा योगिनियाँ थी। सिद्ध साहित्य का समय 8वीं और 13वीं शताब्दी माना जाता है। तो इनका समय इम्पॉर्टेंट है, कब से कब तक माना जाता है? 8वीं से 13वीं शताब्दी माना जाता है। इस संबंध में बौद्ध धर्म के वज्रयानी शाखा से माना जाता है। तो इनका संबंध वज्रयानी शाखा से माना जाता है। आगे हम देख लेते हैं हिंदवी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने किया था। सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, अबू सईद। अबू सईद पर कुछ विद्वानों का मानना है कि अमीर खुसरो को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। तो हमारा क्वेश्चन हो जाता है 43। आगे हम देख लेते हैं 43 कि हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अबू सईद ने किया था। कुछ स्थानों पर इसका प्रथम उल्लेख अमीर खुसरो को माना जाता है। कुछ विद्वानों ने इनका प्रथम उल्लेख अमीर खुसरो से ही माना है। 1253 से इनका समय 1325 है, और इनकी पहेलियाँ मुकुरियाँ प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन हमारा है 44 है, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं का नक्सिक वर्णन किस ग्रंथ में है। तो पूछा जा रहा है कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाएँ थी जिनका वर्णन किस ग्रंथ में है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, राउर बेली। और उक्त व्यक्ति प्रकरण किसका है? दामोदर कवि का है। उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर कवि का, वर्णरत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर का है। ये भी आपको याद रखना है। आगे हम देख लेते हैं इसकी विस्तृत व्याख्या। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं का वर्णन है, नक्सिक वर्णन है राउर बेली रचना में, और यह ग्रंथ है रोड़ा कवि का है। किसकी रचनाकार है? रोड़ा कवि। शीलांकित कृति है, एक चंपू ग्रंथ है, और गद्य पद्य मिश्र काव्य है। मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है। तो यह कहाँ सुरक्षित है?
मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स में। उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर कवि का है, जो कि एक व्याकरणिक ग्रंथ है और इनका समय 12वीं, इनका रचनाकाल 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध माना जाता है। वर्णरत्नाकर ज्योतिषवर ठाकुर, इनकी भाषा मैथिली थी और ठाकुर मिथिला के कर्नाटक राजवंश के हरिसिंह देव के दरबारी कवि थे। तो ये आपको एक पॉइंट नया मिल जाता है कि इसके दरबारी कवि थे, कर्नाटक के राजवंश हरिसिंह के दरबारी कवि थे। कुवलयमाला आदित्यन सूर्य की रचना है। आगे हम 45 क्वेश्चन देख लेते हैं। काम, भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है, विद्यापति के संबंध में यह किसका कथन है? तो यह कथन किसका है? ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है विद्यापति के संबंध में। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह इनकी पुस्तक रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इसी पुस्तक में उन्होंने विद्यापति के संबंध में यह कथन कहा है। आगे हम कुछ विद्वानों के मत देख लेते हैं विद्यापति के संबंध में। आचार्य शुक्ल जी क्या कहते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को। तो यह कथन है आचार्य शुक्ल का है। आगे हम देख लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं और बच्चन सिंह क्या कहते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी विद्यापति को कहते हैं श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कहा है और बच्चन सिंह ने जाति कवि कहा है। तो ऑप्शन ये हमारे आज 45 क्वेश्चन हो जाते हैं। उसके आगे से हम देखेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।